हेलो बच्चों, आपका मेरे चैनल शिक्षाघर में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सीबीटी एग्ज़ाम के लिए डीसी जनरेटर और डीसी मोटर के निम्नलिखित क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूं। इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिएगा, इन्हीं में से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आएंगे और आप तभी कर पाएंगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है, ये आप कह रहा है ये आपको फिगर दे दिया गया है, एक ये फिगर दे दिया गया है और जो एक्स है, जो एक्स इंडिकेट कर रहा है, ये पूछ रहा है कि ये डीसी जनरेटर का कौन सा पार्ट है। ठीक है, ऑप्शन आपको दिया है, आर्मेचर कोर दिया है, आर्मेचर स्लॉट दे दिया है, कम्यूटेटर राइजर दे दिया है और कम्यूटेटर सेगमेंट दे दिया है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, ये आपका जो है कम्यूटेटर राइजर है। ठीक है, कम्यूटेटर राइजर है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन अगला है, एक फिगर आपको और दे दिया है, ये डीसी जनरेटर का फिगर दे दिया है और आपसे पूछ रहा है कि ये किस प्रकार का जनरेटर है। डिफरेंशियल लॉन्ग शंट जनरेटर है, कंपाउंड जनरेटर है, डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर है, कॉम्युलेटिव लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर है, कॉम्युलेटिव शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर है। तो बच्चों देखिए, ये क्या है आपका डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर है। ठीक है, ये आप फिगर याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर इस तरह का फिगर आपका आता है तो आप बिना सोचे समझे डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर पे टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, अब कह रहा है विच रूल इज़ यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इन द डीसी जनरेटर। कह रहा है डीसी जनरेटर में ईएमएफ की दिशा को ज्ञात करने के लिए हम लोग कौन से रूल का प्रयोग करते हैं। क्रॉक स्क्रू का रूल यूज़ करेंगे, राइट हैंड पॉल्म यूज़ करेंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यूज़ करेंगे, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का यूज़ करेंगे। तो बच्चों हमेशा याद रखिएगा। तो बच्चों देखिए, हमेशा याद रखिएगा, आपका डीसी जनरेटर में फ्लेमिंग का, डीसी जनरेटर में आपका फ्लेमिंग के राइट हैंड यूज़ होगा और डीसी मोटर में आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यूज़ होगा। हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, विच फॉर्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द जनरेटेड ईएमएफ इन डीसी जनरेटर। देखिए कुछ बातें आप याद रखिएगा हमेशा। जो आपका ईएमएफ होता है वो हमेशा क्या होता है, एसी इंड्यूस होता है, हमेशा एसी इंड्यूस होता है। इस एसी को हम लोग डीसी में कन्वर्ट करते हैं, किसके द्वारा, कम्यूटेटर के द्वारा। ठीक। और इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू 5 ZPN बाय 60A। ये आपका फ्लक्स हो गया, ये आपका स्पीड हो गया, ये आपका पोल हो गया। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन आपका बिल्कुल कौन सा सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एक्स इन द डीसी जनरेटर। ये आपको एक फिगर दे दिया गया और ये पूछा गया जो मार्क कर रहे हैं एक्स को, ये कौन सा पार्ट है। पोल टिप है, पोल कॉइल है, पोल कोर है, पोल शू है। तो बच्चों ये आंसर क्या आपका पोल शू है। दिस इज नोन एज पोल शू। अब आपसे पूछ लेगा पोल शू का काम क्या होता है। पोल शू क्या करता है कि जो आपका फ्लक्स होता है उसको एयर गैप में समान रूप से वितरित करता है। ठीक है, ये काम आपका क्या होता है, पोल शू का होता है। पोल शू ऐसा बना होता है, देख रहे हैं आप, ऐसे बना दिखा दिया है।
और देखेंगे आप तो पोल शू ऐसे बना होता है, कुछ इस तरह पोल शू बना होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको एक फिगर दे दिया गया, फिगर वाले बच्चों क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा क्योंकि प्योरिटी उनकी ज़्यादा बनती है पूछे जाने की। ये आपको एक दे दिया गया है, जनरेटर दे दिया गया है। ठीक, थोड़ा जूम कर देते हैं इसको। ये आपको एक डीसी जनरेटर दे दिया गया है, ठीक है, और ये आपका डीसी सोर्स लगा दिया गया है और ये इसकी फील्ड वाइंडिंग है। इस फील्ड वाइंडिंग को डीसी सोर्स के द्वारा एक्साइटेशन किया जा रहा है और ये आपका आर्मेचर है। तो इस तरह का जो जनरेटर होता है, ये देखिए आपकी ये फील्ड वाइंडिंग हो गई। इसको जब हम दूसरे सोर्स के द्वारा एक्साइटेशन करते हैं, ठीक है, दूसरे सोर्स के द्वारा जब हम एक्साइटेशन करते हैं तो वो जनरेटर आपका क्या कहलाता है? सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर कहलाता है। ये आपका सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर कहलाता है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा? सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विच एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय जनरेटर। कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल कौन सी एनर्जी जो है जनरेटर के द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो देखिए जनरेटर जो होता है, तो ऑप्शन देख लीजिए आप, हीट है, काइनेटिक है, केमिकल, मैकेनिकल है। तो देखिए डीसी जनरेटर जो होता है वो क्या करता है, ये आपका जनरेटर हो गया। तो डीसी जनरेटर होता है, ये क्या करता है, आपकी मैकेनिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। किसके सिद्धांत पे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे ये क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको फिगर दे दिया गया है, पूछा व्हाट इज़ द नेम ऑफ डीसी जनरेटर फील्ड कॉइल। ठीक है, अब ये कह रहा है कि कौन सा डीसी जनरेटर फील्ड कॉइल, ये जो फील्ड कॉइल है ये किस जनरेटर की है? शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर, कॉमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका? कॉमुलेटिव कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछ भी लिया गया है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर। देखिए क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है कि डीसी जनरेटर का प्रिंसिपल क्या है? कॉग-स्रू का रूल है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का रूल है। तो मैंने आपको बताया कि जो जनरेटर होता है वो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है, तो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब कह रहा है हाउ इंटरपोल्स आर कनेक्टेड इन अ डीसी जनरेटर। इंटरपोल्स कैसे कनेक्ट होते हैं डीसी जनरेटर में, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। पहला ऑप्शन दिया है इन सीरीज विद आर्मेचर, इन पैरेलल विद आर्मेचर, इन सीरीज विद शंट फील्ड, इन पैरेलल विद शंट फील्ड। तो बच्चों आंसर क्या होगा इसमें? इन सीरीज विद आर्मेचर। आर्मेचर के सीरीज में हम कनेक्ट करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ अ रेजिडुअल मैग्नेटिज्म इन अ सेल्फ एक्साइटेशन डीसी जनरेटर। ठीक है, क्या? बिल्ड अप द वोल्टेज, रिड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड करंट, रिड्यूस द आर्मेचर करंट, मेंटेन कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज। तो देखिए क्या है कि रेजिडुअल मैग्नेटिज्म का क्या काम है, ये पूछा आपसे। तो क्या करता है? ये बिल्डअप करता है वोल्टेज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच आर द 2 points that the brush counter resistance measured in डीसी मशीन। ठीक है, कह रहा है कि वो कौन से 2 पॉइंट्स हैं जिनकी सहायता से हम डीसी जनरेटर के मशीन का ब्रश का रेजिस्टेंस करते हैं, मेज़र करते हैं।
रेजिस्टेंस बिटवीन द अपोजिट ब्रश, रेजिस्टेंस बिटवीन द ब्रश एंड कम्यूटेटर, रेजिस्टेंस बिटवीन ब्रश एंड कम्यूटेटर, रेजिस्टेंस बिटवीन ब्रश एंड आर्मेचर कंडक्टर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? रेजिस्टेंस बिटवीन ब्रश एंड कम्यूटेटर। देखिए अब अगला क्वेश्चन है, ये आपको फिगर दे दिया गया है, ठीक है, ये आपको एक फिगर दे दिया गया, ठीक, ये आपको एक फिगर दे दिया गया है। ये आपका क्या दिया गया है? ये टर्मिनल वोल्टेज है और ये आपका क्या है? लोड करंट है। टर्मिनल वोल्टेज और ये आपका लोड करंट है, IL है। अब ये पूछ रहा है कि ये जो एक्स पार्ट है, ये जो आपका एक्स पार्ट है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये जो एक्स पार्ट है ये करता है आपका आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप को रिप्रेजेंट करता है, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। तो इसमें आंसर क्या होगा? आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। What is the name of the compound generator if the shunt field is connected in parallel with the armature? ठीक है, देखिए ये आपका क्या हो गया? ये फील्ड वाइंडिंग हो गई, ठीक, और ये आपका आर्मेचर वाइंडिंग हो गया। ठीक, अब इसके पैरेलल में हमने एक फील्ड वाइंडिंग कनेक्ट कर दी, ठीक, ये आपका लोड हो गया। अब पूछ रहा है कि ये जनरेटर जो है ये कौन सा जनरेटर है? तो देखिए ये बच्चों जनरेटर होगा आपका शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, ठीक है। कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड जनरेटर इफ द शंट फील्ड, ठीक, इज कनेक्टेड पैरेलल विद आर्मेचर, ठीक। तो देखिए शंट फील्ड तो आपकी क्या हो गई? ये हो गई, ठीक, और कनेक्टेड किसके? आर्मेचर के हैं, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया? शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाई द आर्मेचर कोर ऑफ अ डीसी जनरेटर इज लैमिनेटेड। देखिए जहां लैमिनेशन की बात आए बच्चों, तो हमेशा आप याद रखिएगा कि ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम लोग लैमिनेशन करते हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा? रिड्यूस द ईडी करंट लॉस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाई आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ अ डीसी जनरेटर इज़ वेरी लो, ठीक है। कह रहा है कि आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस होता है उसको हमेशा लो क्यों रखते हैं? क्यों? क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप क्या हो आर्मेचर का? कम हो। तो इसमें आंसर क्या होगा? रिड्यूस आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाई द डीसी जनरेटर शुड रन clockwise direction, why only? Protect brushes from the damage, protect the residual magnetism, avoid short circuit in the armature, avoid overloading of a generator। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या, इसको हमेशा क्लॉकवाइज हमें घुमाना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाई कंपेंसेटिंग वाइंडिंग इज प्रोवाइडेड इन लार्ज डीसी जनरेटर, ठीक है। तो क्या लिखा? कनेक्ट मोर लोड्स करने के लिए, रिड्यूस कम्यूटेशन इफेक्ट को कम करने के लिए, न्यूट्रलाइज आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट। तो क्या होगा? आर्मेचर रिएक्शन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रीजन फॉर डीसी जनरेटर फेल्स टू बिल्ड अप वोल्टेज। मतलब कह रहा है कि डीसी जनरेटर वोल्टेज बिल्डअप करने के लिए, उत्पन्न करने के लिए फेल हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्या रीज़न है इसका? ठीक है, तो क्या है? ऑप्शन पहला दिया है लूज ब्रश कॉन्टैक्ट, मतलब ब्रश के कॉन्टैक्ट जो है लूज है। आर्मेचर रेजिस्टेंस इज मोर, आर्मेचर का रेजिस्टेंस जो है मोर है, अधिक है। फील्ड रेजिस्टेंस इज एबव क्रिटिकल रेजिस्टेंस, जो फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है
वो क्रिटिकल रेजिस्टेंस से अधिक है। प्राइम मूवर इज़ रनिंग एट अ अबव रेटेड स्पीड, जो प्राइम मूवर है जो आपकी रेटेड स्पीड है उससे अधिक स्पीड पे रन कर रहा है। ठीक है, तो बच्चों आंसर थर्ड आपका सही है। जो आपका फील्ड रेजिस्टेंस है वो क्या है, हमें इज़ अबव क्रिटिकल रेजिस्टेंस, जो क्रिटिकल रेजिस्टेंस से ज़्यादा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ जनरेटर इफ़ इट्स फील्ड इज़ कनेक्टेड इन द पैरेलल विद आर्मेचर? शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। तो बच्चों ये जो तीनों जनरेटर हैं ये तो ऑलरेडी सेल्फ एक्साइटेड हैं, इनको सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर कहा जाता है। ठीक है, चलिए मैं आपको तीनों का फिगर बता देता हूँ, आप इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। देखिए पहला मैं बताता हूँ शंट, तो शंट क्या हो गई, आपकी फील्ड वाइंडिंग हो गई। इसके आर्मेचर का पहले हमने इसको लगा दिया, ये आपको लोड हो गया, ये आपका क्या हो गया, शंट हो गया, ये आपका शंट जनरेटर हो गया। शंट जनरेटर में क्या टर्न्स इसमें ज़्यादा होते हैं और थिन वायर का प्रयोग करते हैं। थिन वायर मतलब पतला वायर। अब हम सीरीज़ की बात करें तो जो सीरीज़ फील्ड आर्मेचर के सीरीज़ में हम लोग फील्ड वाइंडिंग को लगा देते हैं, वो आपकी क्या होती है, सीरीज जनरेटर रहता है। ये देखिए ये आपका सीरीज जनरेटर हो गया। ठीक है, ये आपका क्या है, सीरीज जनरेटर है, मतलब आर्मेचर के सीरीज़ में हम लोग फील्ड वाइंडिंग को लगा दिया। और कंपाउंड क्या होता है, इन दोनों का मिला जुला ग्रुप जो होता है वो आपका कंपाउंड होता है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका, क्या कह रहा था कि जो फील्ड वाइंडिंग है वो क्या है, आर्मेचर के पैरेलल में है, तो आपका आंसर क्या है, शंट जनरेटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ पोल शू इन डीसी जनरेटर? देखिए पोल शू का भी इन्होंने पर्पस पूछ लिया, मैंने आपको बताया था क्या है, रिड्यूस द एयर गैप, इंक्रीज द फील्ड स्ट्रेंथ, मिनिमाइज द मैग्नेटिक लॉसेज, स्प्रेड आउट फ्लक्स यूनिफॉर्मली इन द एयर गैप। मतलब जो फ्लक्स है उसको समान रूप से वितरित करता है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा, ये आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब पूछा है व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ? डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, BLV वोल्ट होता है, BL साइन थीटा होता है, BLV साइन थीटा होता है, BLV कॉस थीटा होता है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, BLV साइन थीटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच रूल इज़ यूज टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? किस रूल का प्रयोग हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को जानने के लिए, डायरेक्शन जानने के लिए करते हैं? कॉक-स्क्रू का नियम, राइट हैंड पाम रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो बच्चों आंसर क्या होगा, फ्लेमिंग क्या, राइट हैंड रूल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिगर वाले क्वेश्चन जरूर आप लोग देख के जाइएगा। ये आपको एक फिगर दे दिया गया है और पूछ रहा है कि ये क्या है। ठीक है, तो बच्चों ये क्या है, आपका फ्रेम है। ये क्या है, आपका फ्रेम है। ठीक, फ्रेम, ये फ्रेम है। ये क्या होता है, कास्ट आयरन का बना होता है। किसका बना होता है, कास्ट आयरन का बना होता है। और बड़ी मशीनों में कास्ट स्टील का बना होता है। ठीक, ये आपका क्या है, फ्रेम है, योक। ठीक, ये क्या होता है, कास्ट आयरन का बना होता है छोटी मशीनों के लिए, और बड़ी मशीनों के लिए आपका कास्ट स्टील का बना होता है। ये क्या करता है, फ्लक्स को पाथ देता है, फ्लक्स को पाथ देता है, पथ देता है। ठीक है, रास्ता देता है और सभी भागों को धारण करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी पैरेलल पाथ्स इन डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग ऑफ अ 4 पोल डीसी जनरेटर? ठीक है, कह रहा है कि डुप्लेक्स वेव वाइंडिंग होती है, उसमें कितने पैरेलल पाथ होंगे? ठीक है, 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, 12 होंगे। तो बच्चों इसमें क्या होगा, 8 होंगे। नेम आर द पार्ट ऑफ द डीसी जनरेटर। ये आपको पार्ट दे दिया गया है, फिगर दे दिया गया और पूछा गया ये क्या पार्ट है, कौन सा पार्ट है। साइड इन प्लेट है, पोल शू लेमिनेशन है, कम्यूटेटर सेगमेंट है, आर्मेचर कोर लेमिनेशन है। तो बच्चों ये क्या है, आर्मेचर कोर लेमिनेशन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ वोल्टेज इज इंड्यूस्ड डायनेमिकली इन डीसी जनरेटर? कह रहा है, मैंने आपको बताया भी था स्टार्टिंग में, कह रहा है कि आर्मेचर डीसी जनरेटर में किस प्रकार का आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है, पल्सेटिंग वोल्टेज होता है, ऑक्सीलेटिंग वोल्टेज होता है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है, डायरेक्ट करंट वोल्टेज होता है। तो बच्चों क्या होता है, हमेशा एसी होता है
और AC को हम लोग क्या करते हैं, DC में कन्वर्ट करते हैं, किसकी सहायता से, कम्यूटेटर की सहायता से, ठीक है, कम्यूटेटर की सहायता से। और ये किसका बना होता है, हार्ड ड्रा कॉपर का बना होता है, हार्ड ड्रा कॉपर का, ठीक, हार्ड ड्रा कॉपर का बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको एक फिगर दे दिया गया है, ठीक है। अब इसमें से पूछा है कि जो x दिखा रहा है ये क्या है, ठीक है। टू फिक्स द की वे टू मेक एयर सर्कुलेशन फॉर लुब्रिकेशन पर्पज फॉर इजी रिमूवल फ्रॉम द सॉफ्ट। तो बच्चों आंसर क्या है इसमें, ये की को फिक्स करने का माध्यम है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ फील्ड कॉइल इन डीसी जनरेटर, ठीक है। टू इंक्रीज द फ्लक्स इन एयर गैप, एयर गैप में फ्लक्स बढ़ाने के लिए। टू डिक्रीज द मैग्नेटाइजिंग करंट, मैग्नेटाइजिंग करंट को घटाने के लिए। टू मैग्नेटाइज द पोल्स फॉर प्रोड्यूसिंग फ्लक्स, मतलब पोल्स को मैग्नेटाइज करने के लिए, प्रोड्यूसिंग फ्लक्स को बढ़ाने, प्रोड्यूस करने के लिए। टू इंक्रीज द रिलेक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक पाथ, मतलब मैग्नेटिक पाथ का रिलेक्टेंस बढ़ाने के लिए। तो बच्चों इसमें ऑप्शन आपका थर्ड सही है, टू मैग्नेटाइज द पोल्स फॉर प्रोड्यूसिंग फ्लक्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच मेटल इज यूज टू मेक पोल कोर ऑफ लार्ज डीसी जनरेटर मशीन, मतलब कह रहा है किस मटेरियल का प्रयोग करते हैं पोल कोर बनाने के लिए बड़ी डीसी जनरेटर मशीन में। सॉफ्ट आयरन, कास्ट आयरन, कास्ट स्टील और स्टेनलेस स्टील। देखिए मैंने ऊपर आपको बताया कि छोटी मशीनों के लिए कास्ट आयरन और बड़ी मशीनों के लिए कास्ट स्टील। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, कास्ट स्टील। बच्चों ये क्वेश्चन आप पढ़ के जाइएगा क्योंकि इसी में से आपका एग्जाम पूछा जाएगा। विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग सोर्स प्रोसेस, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस में कौन सा जनरेटर हम लोग प्रयोग करेंगे, शंट जनरेटर का, सीरीज जनरेटर का, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए और बैटरी चार्जिंग में, ठीक है, ये आपका शंट जनरेटर प्रयोग होता है। ये कहाँ का यूज़ होता है, बैटरी चार्जिंग, बैटरी चार्जिंग और इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और जो आपका सीरीज होता है एज अ बूस्टर, इसको यूज़ हम लोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द कॉज फॉर द मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस इज शिफ्टेड फ्रॉम जियोमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस इन डीसी जनरेटर। डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, रफ कम्यूटेशन, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, फील्ड क्रिटिकल डिस्टेंस इफेक्ट। तो बच्चों आंसर क्या होगा, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द रीजन फॉर लो वैल्यू ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस इन डीसी जनरेटर, ठीक है। मतलब कह रहा है कौन कारण है जो लो वैल्यू इंसुलेशन रेजिस्टर होता है डीसी जनरेटर में, ठीक है। लेस क्रिटिकल रेजिस्टेंस, एक्सेस हीट डेवलप, आर्मेचर रिएक्शन, हाई स्पीड। तो बच्चों आंसर क्या होगा, एक्सेस हीट डेवलप। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग्स इन डीसी जनरेटर, ठीक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन गलत दिया, मेरे ख्याल से कम्यूटेटर होना चाहिए, क्योंकि स्लिप रिंग जो है आपका डीसी जनरेटर में होता नहीं, ये कम्यूटेटर होता है, ठीक है। स्लिप रिंग जो होता है आपका एसी मशीनों में होता है, ठीक है। मेंटेन कांस्टेंट वोल्टेज, कलेक्ट द करंट अनडायरेक्शनली, रिड्यूस द वोल्टेज ड्रॉप एट ब्रश, इंक्रीज द टर्मिनल वोल्टेज देन रेटेड। तो बच्चों आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। विच मटेरियल इज यूज टू मेक ब्रश इन जनरेटर, ठीक है। कह रहा है कि जो जनरेटर में जो ब्रश यूज होता है उसको बनाने के लिए हम लोग किस मटेरियल का प्रयोग करते हैं। तो आपका ब्रश को बनाने के लिए हम लोग कार्बन और ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा, कार्बन और ग्रेफाइट। वाई डीसी जनरेटर आर लूजिंग देयर रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, कह रहा है
कि डीसी जनरेटर अपने रेजिडुअल मैग्नेटिज्म या अवशिष्ट चुंबकत्व को क्यों खो रहे हैं? हैविंग शॉर्ट सर्किटेड इन लोड, हैवी शॉर्ट सर्किट होने के कारण लोड में, रनिंग विदाउट लोड कंटिन्यूस, बिना लोड के कंटिन्यूस चलने की वजह से, कंटिन्यूस रनिंग विदाउट ब्रेक, बिना ब्रेक के लगातार चलने की वजह से, चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन वेरी ऑफन, मतलब कुछ समय के लिए डायरेक्शन चेंज होने की वजह से। तो बच्चों आंसर क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज द मैग्नेटिक सर्किट कंप्लीट थ्रो द योक एंड पोल्स इन अ जनरेटर? ठीक है, फील्ड कॉइल, आर्मेचर कोर, लैमिनेटर पोल कोर, वाइंडिंग कंडक्टर्स इन द आर्मेचर। कह रहा है कि जो फ्लक्स होता है किसके माध्यम से अपना जो पाथ है वो क्या करता है? कंप्लीट करता है। ठीक है, योक, पोल्स और आर्मेचर कोर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाई द टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीज इफ द लोड इंक्रीज इन डीसी जनरेटर, शंट जनरेटर? बिकॉज ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इफेक्ट, ड्यू टू इंक्रीज इन आर्मेचर रेजिस्टेंस, बिकॉज ऑफ ब्रश वोल्टेज ड्रॉप डिक्रीज, ड्यू टू इंक्रीज इन शॉर्ट फील्ड इंडक्टेंस। तो बच्चों आंसर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाई विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स? ठीक है, तो बच्चों इसमें आंसर थोड़ा हमें, इसमें यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग आंसर लिखेंगे डीसी सीरीज जनरेटर का प्रयोग हम लोग करते हैं, एज अ बूस्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर वर्क्स इन अब्सेंस ऑफ अ रेजिडुअल मैग्नेटिज्म? ठीक है, मतलब वो कौन सा ऐसा जनरेटर है जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म के ना होने पर भी काम करता है? शंट जनरेटर, सीरीज जनरेटर, कंपाउंड जनरेटर, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। तो बच्चों ये तो तीन आपके जनरेटर हैं, ये आपके सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। क्या है? सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर है। इनमें क्या होता है, ये क्या होता है, इनके अंदर क्या होता है? रेजिडुअल मैग्नेटिज्म का गुण होता है। ठीक है, लेकिन जो आपका सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर होता है, इसकी फील्ड को एक्साइटेशन हम दूसरे सोर्स के द्वारा करते हैं। वो आपका सोर्स क्या हो सकता है? टरबाइन भी हो सकता है, आपका डीसी बैटरी भी हो सकता है, डीसी कोई मोटर भी हो सकती है। तो आंसर क्या होगा? सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज यूज्ड फॉर आर्क वेल्डिंग? कह रहा है कि आर्क वेल्डिंग में किस डीसी जनरेटर का प्रयोग हम लोग करते हैं? शंट जनरेटर करते हैं, सीरीज जनरेटर करते हैं, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर करते हैं, कॉम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर करते हैं। तो बच्चों आंसर क्या होगा? डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग करते हैं। और जो आपका कॉम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर है, इसका प्रयोग हम लोग लिफ्ट में करते हैं। किस में करते हैं? लिफ्ट में करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव वाइंडिंग इन डीसी जनरेटर? ठीक है, देखिए वेव वाइंडिंग कब हम लोग प्रयोग करते हैं? जब हम लोग को हाई वोल्टेज लो करंट चाहिए। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा? लो करंट हाई वोल्टेज। जहाँ पे हमको हाई वोल्टेज और लो करंट चाहिए वहाँ पे हम लोग वेव वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। और जहाँ हमको हाई करंट और लो वोल्टेज चाहिए, जहाँ पे हमको हाई करंट लो वोल्टेज चाहिए, वहाँ पे हम लोग लैप बाइंडिंग यूज़ करते हैं। क्या, कौन सी वेव बाइंडिंग यूज़ करते हैं? लैप बाइंडिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ रेजिस्टेंस वायर यूज्ड इन द कम्यूटेटर कनेक्शन इन डीसी जनरेटर? ठीक है, ये आपको जो वायर दिख रहे हैं इनका प्रयोग क्यों करते हैं? ठीक है, तो इसका ऑप्शन दिए मेंटेन कांस्टेंट वोल्टेज, न्यूलिफ्लाइंग स्टेकली इंड्यूस ईएमएफ, इंक्रीजिंग स्टेकली इंड्यूस ईएमएफ, स्मूथ रिवर्सल ऑफ द करंट डायरेक्शन। मतलब रिवर्सल करने के लिए, करंट के डायरेक्शन को रिवर्सल करने के लिए स्मूथली इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक, चले क्वेश्चन देखते हैं। वाई
सॉलिड पोल्स शूज आर यूज्ड इन डीसी जनरेटर। ठीक है, डीसी जनरेटर में हम लोग सॉलिड पोल शू का प्रयोग क्यों करते हैं? टू रिड्यूस कॉपर लॉसेज, टू इंक्रीज रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, मतलब रेजिडुअल मैग्नेटिज्म को बढ़ाने के लिए, टू डिक्रीज रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, टू रिड्यूस रिएक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक पाथ। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? टू रिड्यूस रिएक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच मेटल इज यूज टू मेक लार्ज कैपेसिटी डीसी जनरेटर योक? कास्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन, एल्युमिनियम, रोल्ड स्टील। तो बच्चों आंसर क्या होगा? रोल्ड स्टील। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग इन अ डीसी जनरेटर? सप्लाइज आउटपुट कंटिन्यूसली, मेक आउटपुट इन द यूनिडायरेक्शनल, मेक आउटपुट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो बच्चों आंसर सेकंड आपका बिल्कुल सही है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए अब हम डीसी मोटर के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टेंस? आर्मेचर वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को किससे मेजर करते हैं? मेगर से, मल्टीमीटर से, सीरीज टाइप, ओमीटर, केल्विन ब्रिज। तो केल्विन ब्रिज का प्रयोग हम लोग, ठीक है, आर्मेचर वाइंडिंग रेजिस्टेंस को नापने के लिए करेंगे। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू टेस्ट मशीन आर्मेचर वाइंडिंग फॉर शॉर्ट एंड ओपन सर्किट? ठीक है, किसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करेंगे? आर्मेचर वाइंडिंग का शॉर्ट एंड ओपन सर्किट। ठीक, टोंग टेस्टर, इंटरनल ग्लोवर, एक्सटर्नल ग्लोवर, डिजिटल मल्टीमीटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा? एक्सटर्नल ग्लोवर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको फिगर दे दिया गया है। ठीक है, अब ये आपसे पूछा है कौन सा कंट्रोल मेथड है ये? फील्ड डाइवर्टर मेथड है, फील्ड टेपिंग मेथड है, वोल्टेज कंट्रोल मेथड है, आर्मेचर डाइवर्टर मेथड है। तो बच्चों ये आपका आर्मेचर डाइवर्टर मेथड है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। विच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द डीसी मोटर? N इज इक्वल टू ई बी बाई 5, N इज इक्वल टू 5 बाई ई बी, N इज इक्वल टू ई बी 5 बाई 120 और N इक्वल टू ई बी 5 बाई, देखिए क्या होता है, ई बी इज इक्वल टू होता है आपका 5 ZPN 60 बाई ए, जिसमें आपका ये जो टर्म होता है, ये टर्म ये कांस्टेंट होता है। तो ये हो जाएगा ई बी इक्वल टू के टाइम्स 5N। तो अगर हम N की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा ई बी अपॉन 5। तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच रूल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ आर्मेचर मोटर? ठीक है, देखिए मोटर की बात आ गई तो मोटर में हमने क्या बताया था? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम यूज करेंगे। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड का रूल। अब ये पूछ रहा है कि ये कौन सी मोटर है। ये आपकी फील्ड वाइंडिंग हो गई, शंट वाइंडिंग, इसके आर्मेचर वाइंडिंग होगी। इस आर्मेचर के वाइंडिंग में पहले में एक फील्ड वाइंडिंग लगा दी गई, तो ये आपका क्या होगा? शंट मोटर होगा। ठीक, और यहाँ पे अगर इस आर्मेचर के सीरीज़ में अगर हम यहाँ वाइंडिंग लगा दें तो ये आपका क्या हो जाएगा? सीरीज मोटर हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच रूल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ कंडक्टर इन डीसी मोटर? तो बेटा डीसी मोटर में हमेशा फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड का ही प्रयोग करेंगे। तो इसमें भी आप जो है आँख मूंद के लेफ्ट हैंड रूल पे टिक लगा देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द करंट टेकन बाय द डीसी शंट मोटर आर्मेचर? तो देखिए इसमें आंसर क्या होगा? देखिए E इज इक्वल टू क्या होता है? V माइनस आई ए आर ए होता है। ठीक, सो यहाँ से हम क्या लिखेंगे? E V प्लस आई ए आर ए होता है। E V इक्वल टू तो हो जाएगा
बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, ये सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच रूल इज अप्लाइड टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स इन अ डीसी मोटर। फिर इसमें क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड का ही रूल का यूज़ करेंगे क्योंकि आपका मोटर की बात हो रही है। हाउ नो वोल्ट कॉइल इज कनेक्टेड इन अ 3 पॉइंट स्टार्टर विद द डीसी शंट मोटर। कह रहा है कि नो वोल्ट कॉइल जो है कैसे कनेक्ट होगी डीसी शंट मोटर में 3 पॉइंट, ठीक, कनेक्टेड इन अ सीरीज विद शंट फील्ड वायर। तो इसमें आंसर क्या होगा, कनेक्टेड इन सीरीज शंट। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। विच स्पीड कंट्रोल मेथड इज अप्लाइड टू ऑब्टेन बोथ बिलो नॉर्मल एंड अबव नॉर्मल स्पीड कंडीशन डीसी नॉर्मल स्पीड इन डीसी मोटर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, वाल्ड लियोनार्ड मेथड जो होता है इसका प्रयोग हम लोग नॉर्मल और एबव दोनों स्पीड कंट्रोल में का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाई कम्यूटेटर आर स्पार्किंग हैवली, ठीक है, इन करेक्ट ब्रेक पोजीशन, मतलब ब्रश की पोजीशन जो करेक्ट नहीं होगी तो क्या होगा, कम्यूटेटर हाईली स्पार्किंग करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द एक्शन ऑफ अ इंड्यूस ईएमएफ इन अ रनिंग डीसी मोटर। ठीक है, तो देखिए जो आपका बैक ईएमएफ होता है वो क्या होता है, हमेशा सप्लाई वोल्टेज का अपोज करता है, विरोध करता है। तो इसमें आंसर क्या होगा, सप्लाई अपोज द अप्लाइड वोल्टेज। ठीक, अब ये कह रहा है, ये आपको एक फिगर दे दिया गया है, ठीक है, विच मोटर हैज़ अ दिस कैरेक्टरिस्टिक कर्व। ठीक, ये आपको स्पीड दे देगी और आपका टॉर्क दे दिया गया। ठीक, और जो इसमें रिलेशन होता है क्या होता है, स्पीड और टॉर्क में ये रिलेशन होता है बच्चों, हमेशा याद रखिएगा। ठीक, तो अब कौन सी मोटर है, सीरीज मोटर का है, शंट मोटर का है, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का है, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का। तो बच्चों आंसर क्या होगा, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का है। चलिए अगला क्वेश्चन दे। व्हाई द डीसी सीरीज मोटर फील्ड वाइंडिंग इज बाउंड विथ थिक वायर। ठीक, अब देखिए कह रहा है डीसी सीरीज मोटर का जो फील्ड वाइंडिंग है उसको हम लोग क्या करते हैं, मोटे तारों का प्रयोग क्यों करते हैं। ठीक, देखिए क्या होता है, सीरीज जो मोटर होती है उसमें लोड करंट और आर्मेचर करंट क्या होती है, सेम होती है, और फील्ड करंट भी सेम होती है। इट मीन्स कह सकते हैं उसमें करंट की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है, और करंट ज़्यादा के लिए हमको क्या चाहिए, मोटा तार चाहिए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, फील्ड वाइंडिंग को जो हम लोग क्या करते हैं मोटे तारों में यूज़ करते हैं। तो इसमें आंसर क्या होगा, टू कैरी लोड करंट, मतलब लोड करंट की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, और अगर पतला तार होगा तो वायर जल सकता है। ठीक, हीटिंग जनरेट हो सकती है ज़्यादा की, इसलिए क्या करते हैं हम लोग मोटे तारों का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको एक फिगर दे दिया गया, ठीक, विच टाइप ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर, सीरीज मोटर का। अब ये पूछ रहा है कि आपको एक फिगर दे दिया गया है, अब ये पूछ रहा है कि किस प्रकार का कंट्रोल मेथड है। ठीक है, चलिए ऑप्शन दिए हैं, फील्ड पैरेलल मेथड, फील्ड डाइवर्टर मेथड, फील्ड टेपिंग मेथड, आर्मेचर डाइवर्टर मेथड। तो बच्चों आंसर क्या होगा, फील्ड पैरेलल मेथड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज सुटेबल फॉर द शेयरिंग मशीन। शेयरिंग मशीन के लिए कौन सी मोटर आपकी सुटेबल है, शंट मोटर, सीरीज मोटर, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। तो आंसर क्या होगा, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेयर डीसी कंपाउंड मोटर आर प्रेफर्ड। डीसी कंपाउंड मोटर को हम लोग कहाँ प्रेफर्ड करते हैं, कांस्टेंट लोड रिक्वायरमेंट्स, कांस्टेंट स्पीड रिक्वायरमेंट, हाई स्टार्टिंग टार रिक्वायरमेंट, कांस्टेंट स्पीड अंडर वेरिंग लोड रिक्वायरमेंट। तो बच्चों आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज स्टार्टेड विथ 2 पॉइंट स्टार्टर। ठीक है, देखो 3 पॉइंट में हम लोग शंट मोटर यूज़ करेंगे, 3 पॉइंट स्टार्टर जो होता है उसमें हम लोग कंपाउंड और शंट का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या होगा, आपका डीसी सीरीज मोटर हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू टेस्ट द आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग के लिए हम लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, ये पूछ रहा है। ग्लोवर का यूज़ करते हैं,
मल्टीमीटर का यूज़ करते हैं, मेगर करते हैं, वो मीटर का। तो बच्चों आंसर क्या होगा, ब्लोअर का करते हैं। Why the holding coil of a 3-point starter is connected in series with shunt field to limit the load current, to run motor at low voltage, to hold the handle plunger firmly, to protect the motor from high speed। तो बच्चों आंसर क्या होगा, to protect the motor from high speed। What is the purpose of series resistor connected with holding coil in a DC 4-point starter? Limit the current in holding coil, increase the current in holding coil, increase the voltage in holding coil, decrease the voltage in holding coil। तो बच्चों आंसर क्या, लिमिट द करंट इन होल्डिंग कॉइल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which speed control method of DC series motor is used for electric train? Field diverter method, field tapping method, armature diverter method, supply voltage control method। तो बच्चों आंसर क्या होगा, field diverter method। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Why shunt field coil is connected in series with holding coil in a DC series point starter? Increase the holding coil current, decrease the holding coil current, protect the shunt field from the overcurrent, protect the motor in case of open in shunt field। तो बच्चों आंसर आपका चौथा सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। Why the direction of the rotation is changed only by the changing the armature current direction in a DC compound motor? Maintain rated speed, maintain motor characteristic, avoid armature reaction effect, prevent motor from the overloading। तो बच्चों आंसर क्या होगा, मेंटेन मोटर कैरेक्टरिस्टिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। What is the necessity of a starter for DC motor? Regulate the field voltage, reduce the armature current at starting, control the armature reaction, smooth operation of the motor। तो बच्चों आंसर सेकंड सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब कह रहा है कि which type of DC motor is used for constant speed drives? ठीक है, DC सीरीज मोटर, DC शंट मोटर, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर, डिफरेंशियल शॉर्ट कंपाउंड शंट कंपाउंड मोटर। देखिए जो आपकी शंट मोटर होती है उसकी स्पीड पे लोड का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो इसमें आंसर क्या होगा, डीसी शंट मोटर। और सबसे अच्छा स्पीड रेगुलेशन आपका किसका होता है, डीसी शंट मोटर का होता है। और सबसे ख़राब वोल्टेज रेगुलेशन आपका डीसी सीरीज मोटर का होता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज यूज्ड इन एलिवेटर्स? एलिवेटर्स में हम कौन सी मोटर्स का प्रयोग करते हैं? डीसी सीरीज मोटर का, डीसी शंट मोटर का, डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का, डीसी कंपोजिटिव कंपाउंड मोटर का। तो बच्चों आंसर क्या होगा, डीसी कंपोजिटिव कंपाउंड मोटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल गिव्स बिलो द रेटेड स्पीड ऑफ डीसी सीरीज मोटर? फील्ड डाइवर्टर मेथड, टेप फील्ड मेथड, वोल्टेज कंट्रोल मेथड, आर्मेचर डाइवर्टर मेथड। तो बच्चों आंसर क्या होगा, आर्मेचर डाइवर्टर मेथड। वाई कार्बन कंपोजिशन ब्रश रिक्वायर्ड इन द आर्मेचर सर्किट टू ऑपरेट इन डीसी मोटर? इंक्रीज द स्टार्टिंग टार्क, प्रोटेक्ट फ्रॉम द आर्मेचर रिएक्शन, प्रोटेक्ट्स आर्मेचर फ्रॉम द ओवरलोडिंग, रिड्यूस द स्पार्क इन द कम्यूटेटर सेगमेंट। तो बच्चों आंसर चौथा आपका बिल्कुल सही है। वाई सीरीज मोटर प्रोड्यूस हाई टार्क एंड हाई स्पीड इनिशियली विदाउट लोड? absence of back EMF, load current flow through the field winding, armature current and field current। तो बच्चों आंसर क्या हो गया, absence of the back EMF।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाई सीरीज मोटर प्रोड्यूस, ये तो हो गया। व्हाई सीरीज फील्ड इज शॉर्ट सर्किटेड एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग इन डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर टू रिड्यूस स्टार्टिंग करंट, टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द मोटर, टू डिक्रीज द स्पीड ऑफ द मोटर, टू मेंटेन प्रॉपर डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन। तो बच्चों आंसर आपका चौथा बिल्कुल सही है। विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर स्टार्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ डीसी स्टार्टर? यूरेका, नाइक्रोम, मैग्नीन और तो बच्चों आंसर क्या होगा? यूरेका। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच डीसी कंपाउंड मोटर इज ऑपरेटेड एट कांस्टेंट स्पीड अंडर वेरिंग लोड? तो देखिए कम्युलेटिव लॉन्ग कंपाउंड मोटर का वहाँ प्रयोग करते हैं जहाँ पे आपका क्या वेरिंग लोड पे भी स्पीड क्या कांस्टेंट है। तो बच्चों आंसर क्या होगा? कम्युलेटिव लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर। तो बच्चों मैंने आज आपको एनसीईआरटी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डीसी जनरेटर और मोटर्स के पढ़ाए हैं। इन क्वेश्चंस को आप कोशिश करिएगा, देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि आपके सीबीटी एग्ज़ाम निकट है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे आपके और आपके फ्रेंड्स का भला हो सके। थैंक यू। हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल शिक्षागर में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों के सीबीटी एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूं, जो कि आपका एग्ज़ाम इन्हीं क्वेश्चंस में से पूछा जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे आपका सीबीटी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये आपको एक दे दिया, विच इज़ द टाइप ऑफ द कंट्रोल सर्किट पूछा आपसे। ये आपको एक फिगर दे दिया गया है और ये आपसे पूछ रहा है कि ये किस प्रकार का कंट्रोलिंग सर्किट है। इंचिंग कंट्रोल है, ऑन रिमोट कंट्रोल है, ऑफ रिमोट कंट्रोल है, फॉरवर्ड एंड रिवर्स कंट्रोल है। तो बच्चों ये क्या है? इंचिंग कंट्रोल है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा? पहला आपका ऑप्शन इंचिंग कंट्रोल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आपको स्टार्टर का फिगर दे दिया गया है। ठीक है, एक आपको स्टार्टर का फिगर दे दिया गया है और ये पूछ रहा है कि इस स्टार्टर का क्या नाम है। ठीक है, ये आपका क्या है? ऑप्शन दिए हैं इन्होंने, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर, फुली ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो बच्चों ये जो आपको फिगर दिया है ये आपका ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है। सॉरी, ये आपका ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है। ठीक है, इसमें क्या है? ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया गया है और जो ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है ये आपका 20 HP से ऊपर की मोटरों के लिए इस स्टार्टर को हम लोग प्रयोग करते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। AC मोटर के स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो क्या होगा? पहला ऑप्शन दिया है, टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इज इक्वल टू 180 अपॉन नंबर ऑफ स्लॉट्स। टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इक्वल टू 180 इंटू नंबर ऑफ स्लॉट्स। टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इक्वल टू 180 अपॉन नंबर ऑफ पोल्स। और चौथा दिया है टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री इक्वल टू 180 इंटू नंबर ऑफ पोल्स। तो बच्चों यही आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कह रहा है ये आपको फिगर दे दिया गया है और पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ कॉन्टैक्ट मार्क एज एक्स। यहाँ पे जो एक्स ये मार्क किया गया है इसको क्या बोलते हैं, कौन सा कॉन्टैक्ट है ये? स्टार कॉन्टैक्ट है, डेल्टा कॉन्टैक्ट है, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, ओवरलोड रिले कॉन्टैक्ट है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट। क्या होगा? ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछ रहा है कि एसी मोटर स्टेटर वाइंडिंग का प्रकार क्या है। ये आपको वाइंडिंग दे दी गई है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि ये कौन से प्रकार की वाइंडिंग है। सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग, डबल लेयर बास्केट वाइंडिंग, इनवैल्यूड कोयल वाइंडिंग, डायमंड कॉइल वाइंडिंग। तो बच्चों आंसर क्या होगा? सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आपको सर्किट दे दिया गया है, विच ऑपरेशन द कंट्रोल सर्किट इज यूज्ड। ठीक है, कह रहा है कि किस कंट्रोल सर्किट का यूज़ किया गया है। ये आपको एक फिगर दे दिया गया है। अब ये पूछा कौन सा ये कंट्रोल सर्किट है। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है रिमोट कंट्रोल, ठीक है, इंचिंग, अनुक्रमिक नियंत्रण, आगे और पीछे। तो बच्चों क्या है? इंचिंग है। क्या है ये? इंचिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 6 पोल वाले AC 3 फेस प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति क्या होगी? 800 RPM होगी, 1000 RPM होगी, 1200 RPM होगी, 1440 RPM होगी। चलिए निकाल लेते हैं इसको। यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी कितनी दी है? 50 हर्ट्ज दी है। पोल आपको कितना दिया है? 6 पोल। और ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि इसकी तुल्यकालिक गति क्या होगी। तो NS इक्वल टू क्या होता है? 120 F/P। इस फॉर्मूले का हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो 120, फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी दी है? 50 हर्ट्ज। और पोल दी है आपको 6 दूनी 12, और ये हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 1000 RPM। तो बच्चों आंसर आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। 1000 RPM इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 कला इंडक्शन मोटर में प्रतिशत स्लिप की गणना कीजिए जिसमें 50 हर्ट्ज की आवृत्ति के साथ 6 पोल हैं जो 960 RPM की वास्तविक गति से घूम रहे हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी कितनी दी है? 50 हर्ट्ज। पोल कितने दिए हैं? 6। और जो आपको NR की वैल्यू कितनी दी है? 960 RPM। तो पहले हम NS निकालेंगे। तो NS इक्वल टू क्या हो जाएगा? 120 F/P। तो 120 F कितना दिया आपको? 50 हर्ट्ज। और पोल्स आपको कितने दिए? 6। तो ये आपका आ जाएगा 1000 RPM, जो ऊपर हमने निकाला है, ठीक है। अब स्लिप परसेंट इक्वल टू क्या होता है? देखिए स्लिप परसेंट इक्वल टू होता है NS माइनस NR अपॉन NS इंटू 100। तो NS कितनी है आपकी? 1960 बटे 100,000 इंटू 100। तो इसमें सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 40 बटे 1000 इंटू 100। ये कैंसिल हो गया। तो आपका आंसर आएगा 4%। स्लिप आपकी कितनी आ जाएगी? 4%। तो इसमें बच्चों आंसर आपका 4% इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 कला की स्क्वायरल केज
प्रेरण मोटर की रोटर आवृत्ति क्या है? आपूर्ति की आवृत्ति के बराबर, आपूर्ति आवृत्ति से 3 गुना कम, आपूर्ति आवृत्ति से 3 गुना अधिक, आपूर्ति की आवृत्ति से कई 3 गुना कम। ठीक है, तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन सही है, आपूर्ति की आवृत्ति के बराबर। बच्चों एक बात याद रखिएगा, एनसीईआरटी में बहुत से कई क्वेश्चन आपके गलत दिए हैं। अगर आपको आंसर जो आपका ऑप्शन में सही ऑप्शन दिया है उसी को आप लगा के आइएगा, चाहे आप गलत ही लगा के आइए, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग वही सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसी मोटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर का उपयोग करके किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है? ग्राउंड टेस्ट, ध्रुवता टेस्ट, निरंतरता टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो बच्चों आंसर क्या होगा? शॉर्ट सर्किट टेस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपने रोटर पथ से 3 कला स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि आरोपित की जाती है? कैस्केड संचालन, आरोपित वोल्टेज बदल रहा है, आरोपित आवृत्ति में परिवर्तन, ध्रुव की संकर बदलना। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? कैस्केड संचालन। देखिए जो बच्चों कैस्केड होता है इसको सोपानी मेथड भी बोलते हैं। क्या करते हैं इसको? क्या करते हैं इसको? हम लोग सोपानी मेथड भी बोलते हैं। ये भी आप याद रखिएगा। स्टार्टर वाइंडिंग शॉर्ट और ओपन फॉल्ट का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? टॉन्ग टेस्टर का, आंतरिक ग्राउलर का, बाहरी ग्राउलर का, डिजिटल ग्राउलर का। देखिए इससे पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जो आपका आंतरिक ग्राउलर होता है वो शॉर्ट सर्किट टेस्ट को मापता है। ठीक है, ठीक। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? आंतरिक ग्राउलर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्लॉक रोटर टेस्ट परीक्षण द्वारा 3 फेज इंडक्शन मोटर का कौन सा नुकसान निर्धारित किया जाता है? देखिए ब्लॉक रोटर टेस्ट जो होता है ये आपका ट्रांसफार्मर के शॉर्ट सर्किट टेस्ट के समान होता है। ठीक है, जो आपका देखिए ट्रांसफार्मर का जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है वो क्या होता है? ब्लॉक रोटर टेस्ट के समान होता है। ब्लॉक रोटर टेस्ट हम लोग शॉर्ट सर्किट में क्या निकालते थे? कॉपर लॉसेज निकालते थे। तो ब्लॉक रोटर में भी क्या होगा? कॉपर लॉसेज होंगे। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? कॉपर की कमी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपसे ओपन सर्किट टेस्ट पूछ ले, ठीक है, तो उसमें क्या होगा आपका? उसमें हो जाएगा आपका लौ हानियाँ हो जाएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसी मोटर सर्किट में फ्यूज़ के अलावा थर्मल कटआउट का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? भारी भार से रक्षा करें, हाई वोल्टेज से बचाव करें, लगातार ओवरलोडिंग की अनुमति, मृत शॉर्ट सर्किट से बचाएं। तो बच्चों आंसर क्या होगा? लगातार ओवरलोडिंग की अनुमति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिवाइंडिंग प्रक्रिया में वार्निशिंग से पहले मोटर के लिए प्री हीटिंग क्यों आवश्यक है? वाइंडिंग में वार्निश को जल्दी से सुखाने के लिए, वाइंडिंग में वार्निश के आसान प्रवाह के लिए, इंसुलेशन प्रतिरोध मूल्य बढ़ाने के लिए, वाइंडिंग परतों के बीच की नमी को बाहर निकालने के लिए। तो बच्चों आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, वाइंडिंग परतों से के बीच नमी को बाहर निकालने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
परिवर्तित गति पर उच्च प्रारंभिक टॉर्क प्रदान करने के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है? यूनिवर्सल मोटर, स्थायी संधारित्र मोटर, 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, 3 फेज एकल स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। वाइंडिंग प्रक्रिया में वेजेज के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? एम्पायर, कपास, बांस, टेरिलिन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? बांस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसी इंडक्शन मोटर में बलागुण और स्लिप के बीच क्या संबंध होता है? ठीक है, स्लिप बढ़ने से बलागुण घटता है, स्लिप बढ़ने से बलागुण बढ़ता है, स्लिप के घटने से बलागुण बढ़ता है, स्लिप के घटने से बलागुण घटता है। देखिए जो आपकी जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SV स्क्वायर होता है। मतलब कह सकते हैं कि टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लिप। तो स्लिप के बढ़ने से क्या होगा? बलागुण भी क्या करेगा? बढ़ेगा। तो ये आपका आंसर सेकंड बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपूर्ति देने से पहले वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण आवश्यक है? ग्राउंड टेस्ट, पोलैरिटी टेस्ट, ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो बच्चों क्या होना चाहिए? पोलैरिटी टेस्ट होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि खुले सर्किट में रोटर बार हो तो एसी इंडक्शन मोटर का क्या प्रभाव होता है? सॉफ्ट का कंपन, मोटर शुरू नहीं होगी, धीमी गति से चलता है, मोटर के अति गर्म होने। तो बच्चों आंसर क्या होगा? मोटर के अति गर्म होने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोटर चालकों को 3 फेज मोटर में थोड़ी तिरछी स्थिति में क्यों रखा जाता है? अधिकतम फ्लक्स उत्पन्न करें, स्ट्रे हानि कम करें, रोटर गति को स्थिर बनाए रखें, अधिक समान रोटर क्षेत्र और बलागुण का उत्पादन करें। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? चौथा सही है, अधिक समान रोटर क्षेत्र और बलागुण का उत्पादन करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। AC 3 फेज मोटरों के रिवाइंडिंग के लिए किस प्रकार के तार का उपयोग किया जाता है? सुपर एनामोल्ड कॉपर वायर, PVC कवर तापर वाइंडिंग वायर, सिंगल कपास कवर कॉपर वायर, डबल कपास कवर तांबे के वायर तार। तो क्या होगा? सुपर एनामेल्ड कॉपर वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों फिर वही क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर के नो लोड टेस्ट में कौन सी हानियां निर्धारित होती हैं? तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका इंडक्शन मोटर का नो लोड टेस्ट वो क्या होगा? ट्रांसफार्मर के ओपन सर्किट टेस्ट के समान होता है। ओपन सर्किट टेस्ट में हम लोग क्या निकालते हैं? लौ हानियाँ निकालते हैं। तो इसमें भी आंसर क्या होगा? लौ हानियाँ। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? लौ हानियाँ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को वाउंड रोटर से क्यों फिट किया जाता है? ठीक है, स्लिप कम करना, गति को नियंत्रित करने के लिए, हानि को कम करने के लिए, उच्च स्टार्टिंग और रनिंग बलागुण पाने के लिए। तो बच्चों आंसर क्या होगा? उच्च और स्टार्टिंग टार्क को पाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ठीक है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को वाउंड रोटर से फिट किया जाता है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण सचित्र है? आप ये आपसे पूछा है कि ये कौन सा टेस्ट है, तो बच्चे ये क्या है? पोलैरिटी टेस्ट है। ये आपको जो फिगर है ये आपका पोलैरिटी टेस्ट को इंडिकेट कर रहा है। तो उसमें आंसर क्या होगा? पहला आंसर बिल्कुल सही है, पोलैरिटी टेस्ट। बच्चों आप लोग फिगर वाले क्वेश्चन जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन आपके फिगर के भी आ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का कार्य क्या है? ओवरलोड पर ट्रिप, पूर्व निर्धारित समय पर चालू करें, स्टार से डेल्टा में बदलें, पूर्व निर्धारित समय पर स्विच ऑफ करें। तो बच्चों आंसर क्या होगा? स्टार से डेल्टा में बदलें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। AC 3 फेस इंडक्शन मोटर का प्रारंभिक करंट क्या है? पूर्ण भार धारा का 1 से 2 गुना, पूर्ण भार धारा का 2 से 3 गुना, पूर्ण भार धारा का 4 से 5 गुना, पूर्ण भार धारा का 5 से 6 गुना। देखिए यहाँ पे आपसे I0 की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। ट्रांसफार्मर में क्या था? 2% से लेकर 5% था, लेकिन यहाँ पे क्या है? पूर्ण भार धारा का 4 से 5 से 6 गुना होता है, ठीक है। पूर्ण धारा का 5 से 6 गुना, तो आंसर क्या होगा? पूर्ण धारा का 5 से 6 गुना। चलिए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि 3 फेस इंडक्शन मोटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया था? देखिए जहाँ पे इंसुलेशन मेजरमेंट की बात आएगी वहाँ पे हमेशा याद रखिएगा आप मेगर का प्रयोग करेंगे। किसका याद करेंगे रखेंगे याद? हमेशा आप मेगर का प्रयोग करेंगे। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका? मेगर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। AC वाइंडिंग में कंफिंग के लिए किस इंसुलेशन का उपयोग किया जाता है? ठीक है, फाइबर ग्लास टेप, चमड़े का कागज, एम्पायर फाइबर ग्लास टेप, कपड़े पर आधारित चिपकने वाला टेप। तो बच्चों आंसर क्या होगा? कपड़े पे आधारित चिपकने वाला टेप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेस मोटर स्टार्टर के साथ शामिल 2 कार्यात्मक सर्किट क्या है? ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, क्लोज सर्किट, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट, क्लोज सर्किट, नियर सर्किट, पावर सर्किट। तो बच्चों आंसर क्या होगा? कंट्रोल सर्किट होता है और पावर सर्किट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। AC वाइंडिंग में कॉइल को क्या कहते हैं? श्रेणी में जुड़े घुमावों की संख्या, समांतर में जुड़े घुमावों की संख्या, 2 समान ध्रुवों के अंतर्गत घुमावों की संख्या, 2 असमान ध्रुवों के अंतर्गत घुमावों की संख्या। तो बच्चों आंसर क्या होगा? श्रेणी में जुड़े घुमावों की संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेथराइट पेपर इंसुलेशन का मुख्य गुण कौन सा है? गैर मॉइस्चराइज्ड सामग्री, गैर हाइग्रोस्कोपिक, श्रेणी F इंसुलेशन के लिए बहुत अच्छा है, बेहतर एजिंग और परावैद्युत शक्ति। तो बच्चों आंसर चौथा आपका बिल्कुल सही है, बेस्ट एजिंग और परावैद्युत शक्ति। रिवाइंडिंग प्रक्रिया का प्रकार क्या है? देखिए आपको फिगर दे दिया गया है। अब पूछा रिवाइंडिंग प्रक्रिया का प्रकार क्या है? हाथ से लपेटना, स्किन वाइंडिंग, फार्मर वाइंडिंग, मशीन वाइंडिंग। तो आंसर क्या होगा? हाथ से लपेटना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार के वाइंडिंग तार को सबमर्सिबल पंप मोटर को वाइंडिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है? PVC कवर प्रकार, टेर्लिन थ्रेड प्रकार, सुपर एनामेल टाइप, डबल सूती कवर प्रकार। तो बच्चों आंसर क्या होगा? PVC कवर प्रकार। बच्चों इन क्वेश्चन को आप बड़े ध्यान से जरूर पढ़िएगा, समझिएगा, क्योंकि आपका इसी में से एग्ज़ाम आना है। और
मेरे वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स को। 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को शुरू करने व चलाने के लिए किस प्रकार के स्टार्टर का प्रयोग करेंगे? डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर यूज़ करेंगे, रोटर रियोस्टेट स्टार्टर यूज़ करेंगे, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर यूज़ करेंगे, मैनुअल स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? रोटर रियोस्टेट स्टार्टर, रोटर रियोस्टेट स्टार्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एसी मोटरों में लंबी कॉर्ड वाइंडिंग ना करने का क्या कारण है? कम दक्षता, कम शुरुआती बलागुण, अधिक वाइंडिंग तार की आवश्यकता, बढ़ी हुई ऊष्मा के नुकसान को नियंत्रित करें। तो बच्चों आंसर क्या होगा? अधिक वाइंडिंग की तार की आवश्यकता। चलिए आपसे पूछा है 3 फेज स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की गति की गणना करने का सूत्र क्या है? ठीक है, तो बच्चों पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, NS N स्लिप इक्वल टू NS माइनस NR। What is the function of कॉलर? ये जो आपको फिगर दे दिया है इसमें पूछा कॉलर का क्या काम है। ऑप्शन दिए क्षेत्र के चारों ओर इंसुलेशन प्रदान करना, कुंडल टेपिंग के लिए इंसुलेशन प्रदान करना, निकले हुए किनारे के लिए सामग्री को कसने में मदद करता है, कुंडल में ऊष्मा स्थानांतरित के लिए इंसुलेशन प्रदान करता है। तो बच्चों आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन बिल्कुल के सही है, क्षेत्र के चारों ओर इंसुलेशन प्रदान करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शीतलन के लिए किस प्रकार की वाइंडिंग में अधिक जगह है? ओवर हैंगिंग कॉइल के लिए, ओवर हैंगिंग कॉइल और रोटर बीच, ओवर हैंगिंग कॉइल और योक के बीच, ओवर हैंगिंग कॉइल और गेज के बीच। तो बच्चों आंसर इसमें आपका थर्ड सही है, ओवर हैंगिंग और योक के बीच। अगला क्वेश्चन है पैनल बोर्ड कहाँ उपयोग किए जाते हैं? औद्योगिक मोटर ड्राइव में, घरेलू वायरिंग सर्किट में, 3 फेज घरेलू वायरिंग में, एसी व डीसी आपूर्ति के लिए लोड वितरण। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 3 फेज घरेलू वायरिंग में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोटरी स्विच के किस प्रकार के डिज़ाइन का सचित्र वर्णन किया गया है? दस्ता, उत्तोलक, सिक्के का स्लॉट। चलिए देख लेते हैं, फिगर दिया होगा। और कुंजी संचालक। तो बच्चों आंसर आपका इसमें क्या होगा? क्वाइन स्लॉट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? देखिए, रोटर वोल्टेज कम करे, रोटर करंट को कम करे, बलागुण को बढ़ाए, बिजली की कमी को कम करे। तो बच्चों आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन आपका थर्ड सही है, बलागुण को बढ़ाए। गति नियंत्रण की कौन सी विधि केवल 3 फेज की स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए आरोपित है? ठीक है, कैस्केड संचालन, रोटर रियोस्टेट गति नियंत्रण, आरोपित आवृत्ति विधि को बदलना, स्टेटर ध्रुव विधि की संख्या को बदलना। देखिए मैंने आपको बताया था कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को किससे करते हैं? रियोस्टेट से करते हैं, स्टार्टर से। ठीक है, तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? रोटर रियोस्टेट गति नियंत्रण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको एक फिगर दे दिया गया है और पूछा गया है ये वाइंडिंग क्या है? तिरछी वाइंडिंग है, स्कियन वाइंडिंग है, जटिल कुंडल वाइंडिंग है, हीरा कुंड वाइंडिंग है। तो बच्चों क्या होगा? तिरछी वाइंडिंग।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेज कला मोटर वाइंडिंग का नाम क्या है यदि कुंडली पिच पोल पिच से कम है? पूर्ण पिच वाइंडिंग, पूरे कुंडल वाइंडिंग, लंबी कार्ड वाइंडिंग, शॉर्ट कार्ड वाइंडिंग, कॉर्डेड वाइंडिंग। तो बच्चों आंसर क्या होगा? शॉर्ट कॉर्डेड वाइंडिंग। थ्री फेज सकेंद्रिक वाइंडिंग का अवगुण कौन सा है? अधिक जगह लेने की आवश्यकता है, एक स्टेप्ड फार्मर की आवश्यकता है, कॉइल को समान रूप से आकार देने के लिए और अधिक कठिन, अंत कनेक्शन बनाना आसान नहीं है। तो बच्चों आंसर क्या होगा इसमें? एक स्टेप्ड फार्मर की आवश्यकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉइल पोल कला की संख्या वाले एसी मोटर वाइंडिंग किस प्रकार के अलग अलग स्लॉट में व्यवस्थित होते हैं? टोकरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग, वितरित वाइंडिंग, एकाग्र वाइंडिंग। तो बच्चों आंसर क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला पूछ रहा है कि थ्री फेज मोटर में वाइंडिंग के बीच कला स्थापन क्या होता है? देखिए 3 फेज होते हैं, आर वाई बी, ठीक है। अब इनसे पूछा है कि इन वाइंडिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है? तो 120 डिग्री का डिफरेंस होता है बच्चों। तो इसमें आंसर क्या होगा? 120 डिग्री इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आपको फिगर दे दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पे एक्स इंडिकेट कर रहा है। अब ये पूछा है कौन सा भाग है? सॉफ्ट है, ब्रश है, बेयरिंग है, स्लिपरिंग है। तो बच्चों ये आंसर क्या है इसका? स्लिपरिंग है। ये क्या है? स्लिपरिंग है। स्लिपरिंग क्या काम करती है? स्लिपरिंग क्या करती है? जो काम आपका कम्यूटेटर करता है वो आपका काम स्लिपरिंग करती है। स्लिपरिंग किसकी बनी होती है? फास्फोरस ब्रॉन्ज की बनी होती है, ठीक है बच्चों। बच्चों आपको ये फिगर दे दिया गया है। अब ये पूछा कौन सी वाइंडिंग है ये, ठीक है। पहला ऑप्शन है आधा कुंडल वाइंडिंग, पूरा कुंडल वाइंडिंग, सिंगल लेयर वाइंडिंग, दोहरी परत वाइंडिंग। तो बच्चों आंसर क्या होगा? ये पूरे कॉइल वाइंडिंग है, ठीक है, होल कॉइल वाइंडिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुंडली वाइंडिंग का नाम क्या है? देखिए आपको एक वाइंडिंग दे दी गई है और आपसे पूछा ये कौन सी वाइंडिंग है, ठीक है। कंसेंट्रिक कॉइल वाइंडिंग, वितरित कॉइल वाइंडिंग, जाल आकार की कॉइल वाइंडिंग, हीरे की जाली के आकार की कॉइल वाइंडिंग। तो बच्चों आंसर क्या होगा? हीरे की जाली के आकार की कॉइल वाइंडिंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेज प्रेरण मोटर में किस गति को तुल्यकालिक गति कहते हैं? देखिए जो आपका स्टेटर में जो आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उसकी स्पीड क्या होती है? सिंक्रोनस स्पीड होती है, ठीक है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। शून्य भार गति, फुल लोड गति, चुंबकीय क्षेत्र की गति को घुमाते हुए स्टेटर तथा रोटर के बीच सापेक्ष गति। तो बच्चों आंसर क्या होगा? मैंने आपको बताया जो आपका जब हम स्टेटर को 3 फेज सप्लाई देते हैं तो उसमें क्या होता है? 3 फेज का रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है जिसकी स्पीड क्या होती है? सिंक्रोनस स्पीड होती है। और सिंक्रोनस स्पीड को हम लोग NS से रिप्रेजेंट करते हैं और NS इक्वल टू क्या होता है? 120 F/P, ठीक। तो इसमें आंसर क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र की गति को घुमाते हुए। चलिए अगला क्वेश्चन पूछता है कि ये फिगर दे दिया गया आपको और पूछा है कि कौन सा स्टार्टर है? डोल स्टार्टर है, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है। तो बच्चों क्या? ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर है, ठीक है। चलिए एक फिगर दे दिया गया बच्चों। अब इसमें से पूछा जो X है ये किसको इंडिकेट करता है? ठीक है, खराद का धुआं, ठीक, तार का चारा, तार गाइड, स्पूल वाहक। तो बच्चों आंसर क्या होगा? खाद का धुरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 पोल स्टेटर मोटर की विद्युत डिग्री क्या है? 360 डिग्री है, 720 है, 1080 है,
1440 से। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 1080। यदि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर वाइंडिंग खुले परिपथ में स्टार्टिंग किया जाता है तो मोटर का प्रभाव क्या होता है? नहीं चलेगी, धीमी से चलेगी, बहुत तेज़ गति से चलती है लेकिन लोड खींचने में सक्षम नहीं है। तो बच्चों आंसर पहला क्या? नहीं चलेगी ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक कला चलने के दौरान विफल हो जाता है तो 3 फेज इंडक्शन मोटर का क्या होता है? सामान्य मोटर की तरह चलती है, मोटर तुरंत बंद हो जाती है, मोटर धीरे धीरे चलती है, आखिरकार जल जाती है, और मोटर अनियमित गति से चलती है। तो बच्चों आंसर क्या होगा? मोटर चलेगी, धीरे धीरे चलेगी, लेकिन कुछ समय बाद क्या होगी? वो जल जाएगी। तो बच्चों आंसर क्या होगा? थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। लोड के साथ चलने के दौरान एक कला कट ऑफ होने पर 3 फेज इंडक्शन मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक बार में रुक जाएगी, मोटर समान रूप से चलेगी, मोटर धीमी गति के साथ गुनगुने शोर के साथ चलती है, मोटर धीमी गति से चलेगी लेकिन थोड़ी देर बाद वाइंडिंग। अरे इसके पहले जो क्वेश्चन बच्चों वही क्वेश्चन पूछ लिया था, वही चीज़ है। ठीक है, तो क्या होगा? कुछ देर तक चलेगी, उसके बाद क्या हो जाएगी? जल जाएगी, वाइंडिंग जल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकल कलाबद्ध प्रिवेटर के साथ स्टार्टर चालू नहीं होने का क्या दोष है? अनुचित कलाक्रम, लाइन वोल्टेज में उतार चढ़ाव, आपूर्ति लाइनों में ढीला संयोजन, मोटर पर गलत टर्मिनल संयोजन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? अनुचित कला क्रम, मतलब जो फेज सीक्वेंस है वो सही नहीं है। ठीक बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोड होने पर AC 3 फेज इंडक्शन मोटर में कम गति पर चलने पे क्या दोष है? गलत मोटर कनेक्शन, गलत स्टार्टर कनेक्शन, रोटर वाइंडिंग में खुला सर्किट, स्टेटर वाइंडिंग में आंशिक रूप से लघु पतन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? स्टेटर वाइंडिंग में क्या होगा? शॉर्ट सर्किट है। ठीक है, तो बच्चों आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा दोष स्थिति में थर्मल अधिभार रिले AC प्रेरण मोटर की रक्षा करता है? शॉर्ट सर्किट, खुला सर्किट, अतिधारा, कम वोल्टेज। तो जो आपकी रिले होगी वो क्या करेगी? आपको ओवर करंट से बचाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेज मोटर स्टार्टर का सिंगल फेज प्रिवेंटर के साथ बारंबार ट्रिप का कारण कौन सा है? गलत फ्यूज रेटिंग, असंतुलित लाइन वोल्टेज, OLR की गलत सेटिंग, और अचित कलाक्रम। तो बच्चों आंसर क्या होगा? OLR की गलत सेटिंग होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडक्शन मोटर के रोटर में खुले सर्किट का क्या प्रभाव होता है? मोटर शुरू नहीं होती, मोटर में ओवरहीटिंग, शॉर्ट का अतिरिक्त कंपन, मोटर बहुत धीमी गति से चलती है। तो बच्चों देखिए, अगर आपका कोई फेस हट जाता है या ओपन हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगी? मोटर आपकी धीरे धीरे चलेगी लेकिन कुछ देर बाद क्या होगी? वाइंडिंग उसकी जल जाएगी। ठीक है, तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? मोटर बहुत धीमी गति से चलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोटर के कुछ समय चलने के बाद फ्यूज लगातार उड़ने का कारण क्या है? ठीक है, अनुचित अर्थिंग, मोटर की ओवरलोडिंग, भारी वोल्टेज उतार चढ़ाव, वाइंडिंग में खराब इंसुलेशन। तो देखिए, वाइंडिंग में खराब इंसुलेशन होगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा? वाइंडिंग में खराब इंसुलेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 फेज प्रेरण मोटर का क्या होता है अगर एक कला शुरू होने के दौरान विफल हो जाता है? ठीक है, मोटर चलती है और तुरंत रुक जाती है, मोटर लगातार धीमी गति से चलती है, मोटर चलती है और अधिक धारा खींचती है, अनियमित गति से मोटर चलती रहती है। तो बच्चों पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, मोटर चलती है और तुरंत रुक जाती है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक फिगर दे दिया गया आपको और पूछा है कि वाइंडिंग के किस प्रकार के परीक्षण का चित्रण किया गया है। पोलैरिटी टेस्ट, प्रतिरोध परीक्षण, शॉर्ट सर्किट टेस्ट, वोल्टेज ड्रॉप परीक्षण। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, इंसुलेशन, ठीक, रेजिस्टेंस टेस्ट हो रहा है। तो बच्चों आज मैंने आपको इंडक्शन मोटर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निम्न के बताए हैं। इन क्वेश्चंस को आप देखिएगा, पूरा देखिएगा और हो सकेगा तो मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे आपके फ्रेंड्स की और आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। और मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप अच्छे से नंबर प्राप्त करें और अपने जीवन में सफल हों। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।